कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महंगाई के हवाले से, जानेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल आम आदमी की, किस तरह से ग्रोसरी रेट इंक्रीज़ हुए हैं और किस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या बिजली के रेट्स महंगे हुए हैं। तो इस पर यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है वो क्या सोचती है, अपोजिशन के लोग क्या सोचते हैं, आम शहरी क्या सोच रहे हैं और दुकानदारों का क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ बलदियाती नुमाइंदगान और आम शहरी मौजूद हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि यहाँ पर महंगाई ने किस तरह से उन्हें मुतासर किया है, उनका जो किचन है वो किस तरह से चल रहा है और क्या चीज़ें उनको कम करनी पड़ी हैं, किन चीज़ों की जो ज़्यादती है और किस तरह से जो अकाउंट्स है वो अपने मेंटेन करते हैं। क्योंकि अभी जो महंगाई की सूरत हाल है वो उसमें आलमी सतह पर भी तशवीश की लहर दौड़ रही है और जो मुकामी सतह पर महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, मुझे बताइएगा महंगाई ने किस तरह से आम शहरी को मुतासर किया है। महंगाई जी मुल्क बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा हर खान पीने वाली अशिया जड़ी भी है बहुत महंगी है। गरीब आदमी है, लोग तो दाल सब्जी नहीं खरीद सकते तो गोश्त कितों किसी ने खाना। ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई है कारोबार भी बहुत मुतासर होए है तो महंगाई का भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोड है, जिहदे नाल कोई भी गरीब आदमी ना कोई काम कर सकता, ना कोई घर के कोई मसले मसाइल हल कर सकता। लिहाजा इस गौरमेंट अगे अपील आ इस महंगाई ते कंट्रोल करे तो आवाम नूं कोई अच्छी सहूलतां देवन कि जिहदे नाल कोई मसले मसाइल हल हो सके। कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं? खाण पीण वाली एशिया सारियां महंगियां जी, दाल सब्जी सारी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, गोश्त बलैलर का किसी काम का नहीं खाण वाला, ये 300-400 रुपये किलो होया। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। नाज़रीन, अभी मज़ीद शहरी भी मौजूद है। जी, आप बताइएगा महंगाई ने किस तरह से मुतासर किया? महंगाई ने तो ना कमर तोड़ के रख दी है, इतने हालात ख़राब कर दिए हैं कि अभी जब भी महीने बाद 2 महीने बाद बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं। अभी हालिया बिल बढ़े हैं तो वो तो थमने का नाम ही नहीं लेती। लहसुन प्याज ये अदरक वगैरह हर चीज़ जो सब्ज़ियाँ, हर चीज़ जो है महंगी से महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। बस हुकूमत यही कहती है कि 1 साल में ठीक हो जाएगा, ये इतने में ठीक हो जाएगा। इसी में इन्होंने 3-3.5 साल तो निकाल लिए हैं। आगे भी ये उम्मीद ही दिलाते हैं और तो कुछ नहीं दिलाते। उम्मीद से तो कुछ नहीं होता ना, प्रैक्टिकल करने से होता है। करेगा तो फिर ही कोई बेनिफिट मिलता है, लेकिन अवाम जो है ना वो इनसे ना बेतहाशा ही बज़न हो चुकी है। कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं? सभी चीज़ें महंगी हुई हैं, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है जिसका नाम ले कि ये सस्ती है। गोश्त लगा लें, आप सब्ज़ी लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें, कोई चीज़ भी जो है ना वो आवाम की पहुंच से दूर है। कोई भी चीज़ जो है ना, क्योंकि तनख्वाहें तो इन्होंने बढ़ाई नहीं है ना। तनख्वाहें तो ये कहते हैं सिर्फ, वज़ीर आज़म साहब भी तनख्वाहों का कहते हैं सिर्फ कि तनख्वाह जो है ना इतने % बढ़ गई है, लेकिन बढ़ती नहीं है, वो उतनी की उतनी ही है। अगर वो प्रैक्टिकल करें ना तो बात तो प्रैक्टिकल की है ना। अगर वो किसी चीज़ पे एक्शन लेते हैं तो एक्शन पूरा भी होना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि वैसे ही कह दीजिए कि इसको बढ़ा दो, तनख्वाहों को बढ़ा दो। तनख्वाहें बढ़ जाएं अगर लोगों की तो वो फिर भी कुछ ना कुछ मेंटेन कर लेते हैं। अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ी तो वो क्या मेंटेन करेंगे? वो तो फिर वैसे ही है ना कि हालात तो वैसे ही रहेंगे। गरीब आदमी जो है वो पिसकर रह गया है। इनको भी कुछ देंगे, शाहद रियाज साहब को कुछ देंगे तो ये करेंगे ना कुछ। अगर इनको देंगे ही नहीं कुछ तो करेंगे क्या? ये तो वैसे ही है ना, एक खाना पूरी है ना। जी, आप बताइएगा कैसे घर चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सबको मालूम ही है कि मुल्क में क्या हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आज सुबह की न्यूज़ में था कि 5 रुपये फी यूनिट बढ़ा रहे हैं ये लोग। ये कहाँ से देंगे इतने? सैलरी वही है, उससे भी बल्कि कम है। हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या करें? हर आदमी को पता है, कोई अमल नहीं है, ला कानूनियत का दौर है, कोई समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। हुकूमत कहती है कि सबसे ज़्यादा सस्ती अशिया उनके मुल्क में है। कौन सी? आपके कोई भी नहीं, मेरे हिसाब में तो कोई नहीं। हर चीज़ बढ़ रही है, अदरक ये जो चीज़ मर्जी ले लो, खाने किचन चलाना मुश्किल हो गया। घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें सहूलतें दें, कहाँ से लाएँ? गरीब आदमी कहाँ से लाएँ? इतनी इनकम नहीं है जो कि वो पूरा कर सके घर का निज़ाम। इससे घरों में लड़ाइयाँ बहुत होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए ना हमारी इल्तमास है कि कुछ आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम किया जाए।
जी मुझे बताइएगा यहाँ पर ब्रायलर के हवाले से क्या सूरत हाल है, बिक रहा है या नहीं? सर ब्रायलर की सूरत हाल तो ये है कि नवाज शरीफ के दौर में जो भी तरह काम था, चाहे महंगाई थी काम था, लेकिन इसके दौर में काम ही नहीं है किसी किस्म का भी। खाली पड़ी हुई हैं दुकानें, सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है। और मेन चीज़ जो मुल्क की माशियत है, पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद तरीन सतह पे है, ठीक है। जब पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी है, महंगी होने के बावजूद इस वजह से कोई काम चल नहीं रहा। हर चीज़ का तो बुरा हाल है, घर के निज़ाम चलाने मुश्किल हुए हैं। चीज़ें महंगी होती हैं तो ब्रायलर की कीमतों पर भी असर पड़ता है और ये लोग लेना कम कर देते हैं या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिस तरह आगे बंदे ने 1 किलो लेना हो, वो अब आधा किलो पे गुजारा कर रहा है, और वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा मुश्किल से, ठीक है। पाकिस्तान की हर चीज़ इस कदर महंगी हो चुकी है कि बंदा क्या करे। अब हमारी सूरत हाल भी है, हम सुबह से खाली बैठे हैं, किराए हमारे वो वही हैं, खर्चे वही हैं, लेकिन हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। नाज़रीन यहाँ पर बात करें तो हमारे साथ यूसी चेयरमैन मोहम्मद शाह रियाज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आपने बातें सुन ली हैं, यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है, तो मुझे बताइएगा किस तरह से देखते हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का और सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये हमें प्लेटफार्म फराहम किया कि अवामी जो राय है उसको उजागर करते हैं। गुज़ारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें एक आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी इससे मुतासर हुए हैं। और ये सूरत हाल ये बनी हुई है कि यहाँ पे लोगों का खाना पीना, रहना, रोज़मर्रा की ज़रूरियात वो उनकी पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि मैंने जो है ना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इन हालात में कोई बंदा कोई शहरी दुनिया से चला जाता है तो उसका कफन और कबन का ख़र्चा भी बढ़ गया। और ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। रात इन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है ₹5.25 का, उससे आप देखेंगे कि एक तो पहले ही लोगों का महंगाई से जान निकली हुई है, अब एक और महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है उससे सोच रहे हैं, हम तो परेशान हैं क्या बनेगा। और ये एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये तो स्टेटिक्स है ना कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतने जराइम भी बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में अभी ये जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले दोस्त के हुकूमत कह रही है कि सबसे कम है, लेकिन एशिया में मेरे इल्म के मुताबिक एशिया में पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी अभी सबसे कम है और हमारी करेंसी भी सबसे डाउन है। इसलिए महंगाई का असर तो आम आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन हालात में लोगों का आम चीज़ें जो आटा, घी, चीनी और दालें जो हैं आम गरीब आदमी लेता है वो भी उसकी पहुंच से बाहर हैं। और जो आम आदमी की यहाँ पे हमारे इनकम चल रही है आम मज़दूर की वो 15 से 20 हज़ार रुपये में, 15 से 20 हज़ार रुपये में किस तरह लोग गुजारा कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक दोस्तों के साथ कि अगर एक घर में 2 किलो सिर्फ दूध आए तो वो 7,500 रुपये का तो दूध आ जाता है, 8 से 10 हज़ार रुपये का उसका एक महंगा राशन आता है, बिजली के बिल इसके ऊपर पड़े हैं, बच्चों की एजुकेशन उसके ऊपर पड़ी है, और इसके अलावा उसके रोज़मर्रा जो ज़रूरी आते हैं, फिर मेडिसिन का है खर्चा, कहाँ से 15 से 20 हज़ार रुपये में लोग कर सकते हैं। और अफसोसनाक बात है कि ये बात जो है हुकूमत की समझ में नहीं आ रही। हम समझा रहे हैं, अपोजिशन भी समझा रही है, बल्कि उनके अपने अंदर से लोग बता रहे हैं कि महंगाई हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना है, किस तरह महंगाई पे कंट्रोल करना है, किस तरह लोगों को रिलीफ देना है। देखिए, लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों के महंगाई पे कंट्रोल होगा, लोगों की इनकम में इजाफा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, वरना तो हर चीज़ बिगड़ती जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह 3.5 साल में पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगला 1.5 साल भी इन्होंने पूरा किया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ना कोई मज़ीद लोग हम कहेंगे कि खुशहाली है। ये कल एक एहतजाज हो रहा था जिसमें कह रहे थे कि महंगाई और बढ़ा दो ताकि जो गरीब आदमी रह गए वो मर जाएं, भूख से ही मर जाएं। और ये उनको ये बात समझ नहीं आई कि कल इतना बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें लोगों ने ये कहा है कि बराए मेहरबानी महंगाई और बढ़ा दो ताकि जो 4 लोग ज़िंदा हैं वो भी मर जाएं, आपको सुकून हो जाए। अवाम जो है वो मरेगी, शायद आप अवाम को मारना चाह रहे हैं तो फिर ही आपको चैन आएगा। और इसलिए हम बड़े परेशान हैं। ये हम तमाम दोस्त जो आपने जिनकी राय सुनी है उनसे यही चीज़ें हमें अखज़ करने को मिल रही हैं कि ये हुकूमत बेहिस हो चुकी है, इसमें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसमें अवामी रिलीफ बिल्कुल ज़ीरो कर दी, कोई अवामी रिलीफ नहीं है और अवाम का सोच नहीं रही। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी ATM भरने के लिए, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए पाकिस्तान के लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है
और लोगों की जेबों से अरबों रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं। वो अरबों रुपए जेबों से नहीं, बल्कि ये कहूँगा कि उनका खून निचोड़ के ना वो अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। और अफसोसनाक बात है कि उनको समझ भी नहीं आ रही और इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं कर रहे कि हमने ये किया। इस हवाले से बात की जा रही थी, बल्दियाती नुमाइंदगान आम शहरी मौजूद थे जो बता रहे थे कि किस तरह से ग्रोसरी रेट बढ़ने की वजह से उनके किचन के मामलात इतने ख़राब हैं कि अब तो घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और इस तरह से जो ब्रायलर एसोसिएशन वाले ने बताया कि जो कीमतें हैं, लोग पहले अगर 1 किलो ख़रीदते थे तो वो सिर्फ आधा किलो ख़रीदते हैं। ये सूरत बनी हुई है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए, अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि महंगाई की लहर किस तरह से उन्हें मुतासर कर रही है और क्या वाकई ही आज जो महंगाई मौजूद है, जैसे कि इमरान खान वज़ीर आज़म का कहना है कि महंगाई कहीं मौजूद नहीं है, कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ है जो महंगाई कर रहे हैं या कुछ माफिया बैठा हुआ है ताजरों में जो महंगाई कर रहा है, तो इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे बताइएगा, वाकई महंगाई है जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो ये है जी कि पहले ये मैं सामान 700 रुपये का लेके आता था और आज मैं 1600 रुपये का लेके आया हूँ। मेरी खान साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी, हमने जितना आपको देखना था देख लिया, अब लोगों के बस की बात नहीं है। ये ना हो कि सरेआम रस्सागिरी लूट मार का बाज़ार गर्म हो जाए और लोग दुकानों में बैठे भी तहफ़्फ़ुज़ के साथ बेतहफ़्फ़ुज़ रहें। इसलिए मेरी खान साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अब इस मुल्क को अलविदा करके कहीं दूर चले जाएँ और इसको अपने हाल पर छोड़ दें। अच्छा, आप भी दुकानदार हैं, मुझे बताइएगा यहाँ पर जो चीज़ें महंगी है उसकी वजह दुकानदार है या क्या वजह है? दुकानदार नहीं, जो माफिया बैरोक्रेट्स जो पीछे से खान साहब कह देते हैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन वो NRO लेकर भी काम कर रहे हैं। मिट्टी का तेल 90 रुपये के हिसाब से मिलता है हुकूमत से और 170 रुपये लीटर बिक रहा है। ये सारा माफिया गरम है। मेरी खान साहब से दरख्वास्त है कि अब भी वक्त अपनी इज्जत बचाएं और इस मुल्क से चले जाएं। कंट्रोल ही नहीं है। हाँ जी, आगे आ जाएं और आप भी बताएं कि क्या जो महंगाई की वजह है ये दुकानदारों का रवैया है या जो हुकूमत इसकी वजूहत है या पीछे से चीज़ें महंगी? नहीं, पीछे से कोई महंगी नहीं आती चीज़ें इतनी ज़्यादा। ये बैड गवर्नेंस है बेसिकली। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। पीछे से जितने की भी चीज़ लाते हैं इधर 3-3 गुना ज़्यादा रेट लेते हैं, कोई चेक ही नहीं करता, पूछता ही नहीं किसी से कोई भी। और ये सारी बैड गवर्नेंस है, बात नलायकी है, इंतज़ामिया नहीं है, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, कोई आके चेक ही नहीं करता कि क्या रेट है। कोई रेट लिस्ट नहीं है किसी के पास भी, जिसका जितना दिल करता है वो लेता है। दुकानदारों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? चेक एंड बैलेंस से लिस्टें लगनी चाहिए, गवर्नमेंट का एक रेट लिस्ट होनी चाहिए और वो चेक करें आगे के वाकई उस पे वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अपनी मर्जी कर रहे हैं सारे। आप बताइएगा, इधर आए भाईजान, आप बताइएगा क्या समझते हैं महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह है जी, ये तो हर एक आदमी ने पता है जी। आज तो 2 साल 3 साल पहले जो हालात से ये तो बिल्कुल नवा पाकिस्तान के थे, पुराने पाकिस्तान में बदतर हो गए ने। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखता है। कोई चीज़ ले जाने अज वो रेट कुछ हो रहा, कल जाने वो रेट कुछ हो रहा है। दवाइयाँ ने वो ले नहीं सकता, सब्जी है, गोश्त है, कोई चीज़ हाथ ला सकते। इतना महंगाई हो गई है। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा गारमेंट्स का काम से तल्लक है जी, बच्चों की शर्टें वगैरह के। मार्केट में इस वक्त महंगाई की वजह से बच्चों के शादी ब्याह के कपड़े लेने मुश्किल हो गए हैं। जो एक शर्ट, जो गारमेंट्स का एक सूट 350 का था, वो इस वक्त ख़रीद जो है वो 650-700 की हो गई है। लोग परेशान हैं, बच्चों के कपड़े पहनने के लिए परेशान हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि बिल्कुल दुकानों के किराए देने मुश्किल हो गए हैं। एक दुकान का किराया 25,000-26,000 किराया है, 2-3 लड़के रखे हैं, वहाँ ख़र्चा नहीं निकल रहा, खुद अपने आप को खा रहे हैं। तो महंगाई की इतनी हो गई है कि मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि घबराना नहीं, हमें वाकई घबराना नहीं चाहिए। जो इस हवाले से बात की जा रही थी मुख्तलिफ दुकानदार, अभी किराना स्टोर के मालिकान से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
जब बात की जाए यहाँ पर महंगाई के हवाले से तो यहाँ पर यकीनन इसमें कई तरह की मजबूरियाँ होती हैं, कई तरह के काम होते हैं, कई तरह के इकदाम होते हैं जिनकी वजह से महंगाई हो रही होती है। तो आज यहाँ पर बात करेंगे कि क्या किराना स्टोर के जो लोग हैं वो इसके कितने ज़िम्मेदार हैं। जी आप बताइएगा यहाँ पर क्या वजूहत है, महंगाई क्यों है, दुकानदार इसके कितने ज़िम्मेदार हैं? दुकानदार ज़िम्मेदार किसी चीज़ की भी नहीं है। महंगाई पीछे से ज़्यादा महंगी हुई है। जो कुछ भी सामान लेते हैं मंडी से महंगा मिलता है। जब मंडी से महंगा सामान मिलेगा तो मंडी से यहाँ फ़रोख्त भी महंगी होगी। ये आम वजूदात और ये मंडी कंट्रोल होना चाहिए। कहा जाता है कि दुकानदार महंगे दामों से आ बेचते हैं। किसी का दिल नहीं करता किसी आम शहरी का दिल दुखाने का, ठीक है ना। हमें महंगा मिलता है, हम भी महंगे दे रहे हैं सामान। जी मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे इस पर? इस बारे में क्या कहें, गरीब आदमी है और सारा कुछ महंगा मिल रहा है, उतनी आमदन नहीं है जितना खर्चा है, तो क्या करें खान साहब। ये इसका कोई निचोड़ निकालें कि किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। तो बराए मेहरबानी है इस पर गौर करें। अपने जितने भी मेंबरान हैं उन्हें इस बारे में ड्यूटी लगाएं उनकी कि गरीब को रिलीफ दिया जाए। ये महंगाई अगर इसी तरह होती रही तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे सबके। क्या कहेंगे आप, दुकानदार ज़िम्मेदार है महंगाई की या हुकूमत है या पब्लिक है? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी लेने के मतलब है कि काबिल नहीं है। इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। जी आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं टेलर का काम करता हूँ। जो भी मटेरियल है बहुत ज़्यादा इसका रेट है। एक बुकरम मिलती है, जिप मिलती है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। 30 रुपये 40 रुपये दर्जन थी, अभी 60 रुपये मिल रही है। बुकरम का रेट बहुत ज़्यादा, काजो बोला, महंगाई इतनी है कुछ बता नहीं सकते, बस ये है। जी आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हम मजदूर आदमी है जी, मजदूरी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, किधर जाएं हम। काम भी नहीं मिलता, मजदूरी भी नहीं मिलती, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। तो 2-4 दिन कर लिया फिर वेले बह गए, फिर आमदनी कम है, कहाँ से खाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद थे, उनके साथ ग्राहक भी शामिल हो गए। तो इसी बात का रोना रोया जा रहा है कि यहाँ पर पीछे से जब चीज़ें महंगी होंगी, डिमांड एंड सप्लाई का मसला होगा, तो यकीनन जो आम शहरी है उस पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। होता यूँ है कि जब पीछे से जो ताजर है होल सेल का वो इन्हें महंगी चीज़ देता है, और जब पीछे से प्रोडक्शन ही महंगी होगी और जो हुकूमत की जानब से रेट लिस्ट अवेज़ा करवाई जाती है वो बदकिस्मती से ना तो वो सब्ज़ी वाला फॉलो करता है, ना कोई ब्रायलर वाला करता है, ना फ्रूट्स वाला करता है, और वो मन मानी कीमतों पर देता है। और उसका ये मौक़िफ़ होता है कि यहाँ पर मंडी से चीज़ें उसको इसी भाव मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि हुकूमत इसके लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियाँ बनाई गई हैं वो कितनी ज़्यादा फ़ाल कर रही है, और इस पर जो PMLN के लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली फ़कीर हुसैन डोगर मौजूद। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। डोगर साहब बताइएगा, महंगाई का कौन ज़िम्मेदार है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या हुकूमत ज़िम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने सुना है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बराह रास्त इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो कहते थे जब जलसे करते थे, जब अपोजिशन में थे, वो कहते थे कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तो उसका ज़िम्मेदार जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो लिहाजा अगर उनकी बात को सही मान लिया जाए तो वो सही कह रहे थे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ने के बावजूद वो अब ज़िम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे। अभी आप देखें, रात 4 रुपये 74 पैसे उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, और अभी कह रहे थे कि 60 अरब रुपये आवाम की जेबों से हुकूमत वसूल करेगी। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है। कल परसों आपने देखा कि 20-20 रुपये किलो के हिसाब से तमाम दालें जो हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जिस तरह घी 400 के करीब पहुंच गया है, तेल जो है वो 400 से भी ज़्यादा हो गया है। तो इन सारी चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि ना उनकी गवर्नेंस है, ना उनके पास कोई मैनेजमेंट है, झूठ, सिर्फ झूठ। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर लोगों को रिलीफ देना है, अगर लोगों से मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, मुल्क की इक़्तिसादी हालत को दुरुस्त करना है, तो सिर्फ उसकी एक ही उसका हल है
کہ عمران خان جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس سے جان چھڑائی جائے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، پہلے بیٹھتے تھے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، اب وہ بھی ایکٹیو نظر نہیں آتے، تو وہ ایکٹیو ہو جائیں تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ ابھی چینی اور آٹا سکینڈل کی انہوں نے تحقیقات چلائی تھی، انہوں نے کروائی تھی، اگر اس پر ان کو سزا مل جاتی تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ نوبت نہ آتی چیزیں مہنگی ہونے کی۔ 5 سال وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حکومت رہی ہے، تو جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو 55 روپے کی فی کلو چینی تھی، جب حکومت ختم ہوئی 5 سال بعد تو 53 روپے تھی۔ آٹے کی قیمت جس دن میاں صاحب آئے ہیں اس دن دیکھ لیں، 5 سال بعد دیکھ لیں، وہی تھی۔ لیکن جب تک ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے چیزوں کی قیمتیں ملک میں کم نہیں ہو سکتی۔ ابھی دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو جو ہے 164-65 روپے کے قریب ہونی چاہیے اور 180 روپے میں سیل ہو رہا ہے۔ تو اس کو اچھا قوم کو بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ڈالر کی قیمت یہ ہونی چاہیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اگر آج اس کو دوبارہ 150 روپے پہ 125 روپے پہ لے آئیں ڈالر کو، تو میرا خیال ہے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک ہم ڈالر کو بے لگام چھوڑیں گے، اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے چند لوگوں کو دوستوں کو نوازنے کے لیے ہم پالیسیاں بنائیں گے، تو میرا خیال ہے ملک کے عوام کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ صاحب مجھے مہنگائی کی ڈاکٹر صاحب بیسک وجہ بتائیے گا کہ یہاں پر ذخیرہ اندوزی ہے یا آپ نے ڈالر کا کہا ہے، تو ڈالر ہی زیادہ وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو صاف ظاہر ہے۔ پاکستان میں جتنی تیل امپورٹ باہر سے ہوتا ہے، اب ہم نے چینی بھی باہر سے منگوائی ہے، گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، دالیں کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں باہر سے ہم منگوا رہے ہیں۔ جب باہر سے چیزیں آئیں گی تو ہم پیمنٹ تو کریں گے ڈالر کے حساب سے۔ جب روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہوگا تو یقیناً اس کا اثر جو ہے قیمتوں پہ پڑے گا۔ تو اس کو جب تک ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کرتے، اور دوسری بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ڈالر کو کنٹرول کریں تاکہ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں وہ ہمیں سستی پڑیں۔ اچھا، ایک تو یہ مین وجہ ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے۔ جب بھی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ یہ 164-65 ہونے چاہیے، تو 180 میں کیوں ہے؟ اس کو کنٹرول کرے تو اس سے تھوڑا سا عوام کو ریلیف ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورننس کو درست کریں۔ مثال کے طور پہ LNG انہوں نے خریدنی تھی، پاکستان دنیا کے جتنے ملک ہیں وہ سودے کرتے ہیں مئی اور جون میں، آج تک نہیں کی ہے۔ اب لینے چلے ہیں 130 کی نہیں مل رہی، تو کل سے فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں گی۔ یہ ان کی گورننس ہے۔ مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم 10,000 کا آپ بجلی استعمال کریں تو بل آتا ہے 22,000 روپے کا، جو اس پہ ہر چیزیں شامل کر کے کسارہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ان کو تھوڑا سا اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کی بجائے عوام کی خیر خواہی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ان کا سارا وقت تو ترجمانوں کے ساتھ میٹنگ کرنے اور جماعتوں کو اندر دینے کے علاوہ اور تو ان کے پاس میرا خیال ویژن نہیں ہے کوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ذخیرہ اندوز ہے، جو آٹا چینی کا اسکینڈل ہے یا گھی کا اسکینڈل ہے، اس میں PMLN کے تاجر بھی تو شامل؟ تو دیکھیں، اگر PML کے شامل ہیں تو حکومت ان کی سجا دیں ان کو، جو بھی شامل ہے۔ جہانگیر ترین مسلم نون کا ہے، جو خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہیں وہ مسلم نون کے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ہماری جماعت کا بھی آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں۔ لوگوں کو تو، عوام کو تو سوکھ کا سانس لینے دیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن اب بلا تفریق ہونا چاہیے۔ یہ میرا بھی ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عالم جبا آیا اس کو ختم کر دیا، فلاں آیا اس کو ختم کر دیا، اپوزیشن کو پھاڑ کے اندر کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ کیس کوئی نہیں بنتا تھا۔ بات تو یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ انتقام کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ احتساب صرف احتساب ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے بلا تفریق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کو پکڑ لو دوسرے کو چھوڑ دو۔ دیکھیں، انہوں نے شیخ رشید کے بیان آپ دیکھ لیں کہ چینی باہر نہیں گئی، کاغذ گئے باہر سے واپس آ گئے افغانستان سے۔ وہ کہہ رہے تھے 70% تجارت تو ہوئی نہیں ہے، کاغذوں میں ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ آ گئی، اس پہ ایکشن کس نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا، حکومت نے کرنا تھا۔ وہ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ اگر ذخیرہ اندوز ان کا ہے، ہمارا ہے، جو بھی ہے اس کو قابو کریں۔
नाज़रीन, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली फ़कीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि कोई भी ज़िम्मेदार है उसको पकड़ना हुकूमत का काम है। तो ये इमरान खान हुकूमत की नाकामी है कि यहाँ पर आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर महंगाई के हवाले से जो आवाम का मौक़िफ़ है अब तक पहुँचाया बलदियाती नुमाइंदगान का, दुकानदारों का, ताजरों का, आम शहरियों का, नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली के, तो अब ज़रूरी है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या सोच रहे हैं महंगाई के हवाले से। तो इसके लिए रुकन सूबाई असम्बली MPA फरदौस राय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। MPA साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मैडम, मुझे ये बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग एक इशू को लेके चल रहे हैं। और देखें, आप लोगों ने, लोगों से भी आपकी इंटरेक्शन होती है। ये खुद साख्ता महंगाई है। ये जो लोग, हमारी हुकूमत जो है, हमने सेहत कार्ड देने शुरू किए, हमने इसके साथ साथ माजूर लोगों के लिए जो है, उनके लिए वजीफ़ा जो है वो देना शुरू किया। उसके साथ साथ आप ये देखें कि अभी महंगाई को देखते हुए इमरान खान साहब ने और हमारे एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने करियाना स्टोर के लोगों को, उनको एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिसके हवाले से हम लोगों को कार्ड देंगे और वो आपको उस पर सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो चीज़ें दी जाएंगी, दाल के ऊपर भी उनको, घी, जो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं उनके ऊपर उनको कंसेशन दिया जाएगा। और हम अब मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम से निश्तर, जो सानिया निश्तर साहब आई थी, उन्होंने हमें ये सारा जो था एजुकेट किया था कि हमने किस तरीके से करियाना स्टोर के लोगों को लेके जाना है। आपने देखा होगा, अब टीवी में भी आ रहा है। देखिए, जब जो ज़िंदा कौमें होती हैं ना, जो लोग होते हैं, जो कौम होती है दर हकीकत, उनके ऊपर नीचे चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। अब करोना आया, करोना की बात आप सब कहते हैं बात ही ना करो, तो ये नहीं हो सकता। आप एक करोना के किसी आदमी के पास चले जाएं जो करोना से इन्फेक्ट था, उसको अभी तक कमज़ोरी है। और आपकी मईशत जो है, पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क तो नहीं था। जैसे अगर हालात बदले, फ्रेट बढ़ गए, चीज़ें स्टक हो गई। मैं अभी अमेरिका होके आई 3 महीने पहले, वहाँ के भी जो हालात थे वो देख के अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें सचमुच में महंगी हुई और लोग वहाँ पे भी काफ़ी मतलब डिस्ट्रेस थे। एक बात और कि वहाँ की हुकूमत ने उनको 2-2 हज़ार डॉलर दिए जब करोना था, जब लोग बेरोज़गार हुए। लेकिन जब अब मैं गई हूँ तो यकीन माने कि एवरीबॉडी वाज सो कॉन्शियस कि भाई हम जो हैं, हमसे अब वही पैसा जो उस वक्त दिया गया था टैक्स की मद में, वो हमसे वापस लिया जाता है। लेकिन अब वो लोग खामोश हैं, वो क्योंकि वो पे बैक कर रहे हैं, उनको उस वक्त दिया गया। अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई बात होती, कोई फैसिलिटी दी जाती है, तो उसके बाद अगर दोबारा वापस ली जाती तो हम लोग क्राई करना शुरू कर देते। इसका एक मतलब वो यही है कि हमारी प्रॉपर तरीके से करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई। करैक्टर बिल्डिंग और वो बात जो इमरान खान साहब हर वक्त अपनी तकरीरों में करते हैं, वो चीज़ हम सबको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। अब देखिए, रवैयों के अंदर जब बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाएगा, हम किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमारे हालात कहाँ जाएंगे। अभी जो महंगाई खुद साख्ता का आपने कहा है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी कहा है, तो इसमें हुकूमत का ये काम नहीं होता कि खुद साख्ता महंगाई ख़त्म करे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करे? अब्दुलरहमान, आप खुद बड़े समझदार हैं। हुकूमत के हमारे DC कमिश्नर और ACC है ना, वो आपको पता है अपना तमाम काम बकाया छोड़ के वो मंडियों में बैठे हुए हैं। ज़ख़ीरा जो अंदोज़ हैं, उनके वो जो गोदाम हैं, उनके अंदर वो जाके रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखें, आप दाल बाहर से आप मंगवा रहे हैं। हमारी पुरानी हुकूमतों ने ना दालें पैदा की, ना सुरख मिर्च पैदा की, और सवाए कॉलोनियाँ बनाने के और तो कुछ किया नहीं। तो ज़ाहिर है जब चीज़ें बाहर से आएंगी, फ्यूल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके साथ साथ जो आपकी बंदरगाहें हैं उनके ऊपर जो उनका रेट्स वो बढ़ गए, जो जहाँ से वो चीज़ें लेके आते थे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सब लोग अब महंगाई की ज़द में हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि बाहैसियत कौम
बाहैसियत एक मजबूत कौम हम सबको, जैसे कोरोना के ख़िलाफ़ हमने जंग की थी, हम सबको इकट्ठे खड़े होके हमें इसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना चाहिए। और वो जो चीज़ें बहुत महंगी हैं, आपको पता है करेला जब नया नया आता है बाज़ार में तो बड़ा महंगा होता है, तो हम जैसे लोग जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते। इसी तरह भिंडी बहुत महंगी होती है जब आउट ऑफ सीज़न होती है, टमाटर बहुत महंगे होते हैं जो आउट ऑफ सीज़न होते हैं, लेकिन हम सब लोगों का ये वतीरा होना चाहिए कि हम उसको अवॉइड करें और एक अच्छी कौम, एक महज़ब कौम की तौर पे इन चीज़ों को हम उस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे बजट पे बाहर ना पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने लोगों को एजुकेट करने, यकीन माने हर चीज़ का जो है वो मैं समझती हूँ कि उसका एक ही हल है, वो हम तालीम याफ्ता हो जाएं, हमें शऊर दिया जाए, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स दिए जाएं, और ये जो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं इस वक्त अपनी अपोजिशन से भी मुखातिब हूँ कि देखें जब कोरोना हुआ तो क्या मेरी अपोजिशन ने आके यहाँ को अंबार लगाए पैसों के, क्या दिया उन्होंने लोगों को? किसी को एक आना नहीं दिया अपोजिशन ने। मेरा ये ख्याल था कि वो लंदन से वापस आएंगे और अपना तमाम वो पैसा जो उनके ऊपर करप्शन के ज़रिए वो लेके गए थे वो लोगों में बांटेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब मैं जब देखती हूँ टॉक शोज़ के अंदर क्या है, वो जी अवाम गरीब लोग अवाम महंगाई, अब उनको दोबारा से दर्द उठना शुरू हो गया कि अवाम का दर्द बहुत है। तो 13 और जो पिछले 30 साल थे उसमें इन्होंने क्या किया? अभी कोरोना फंड में बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, उसमें भी करप्शन हुई है, तो इस हवाले से भी कोई सज़ाएँ नहीं मिली? देखें जी, वो बिल्कुल मैंने, जैसे आपने सुना होगा मैंने भी वो सुना है, और मैं समझती हूँ कि अगर इसमें कोई बेईमानी हुई है या इसमें कोई इस तरह का मसला आया तो इंशाल्लाह ताला खान साहब जो हैं वो बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं कि वो सडन क्योंकि थे प्रोग्राम्स कि भाई कोरोना के लिए अब यहाँ पे ये करना है, मैं भी इसकी विटनेस भी हूँ कि अचानक जो काम होते हैं उसके वो शायद वो उस तरह से वॉचर, उस तरह से हिसाब किताब नहीं हो सका, तो लिहाजा लेकिन हम भाग नहीं रहे, हम बिल्कुल इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी सज़ावार हुआ उसको भी सज़ा दी जाएगी। मेहनत कार्ड की इजरा पे की जाती है, राशन कार्ड हो गया या कोई बेनज़ीर कार्ड या एहसास कार्ड, उतनी मेहनत अगर मार्केट में चीज़ों को बर वक्त पहुँचाने पर, डिमांड एंड सप्लाई और जो रेट लिस्ट है उस पर कर लें तो ये मसले सारी आवाम के ना हल हो जाए। देखें अब्दुल-रहमान, आप खुद सारा वक्त मेरे से ज़्यादा बाहर निकलते हैं, आपने अपनी आवाम का रवैया देखा है, हम लोगों का अपना, हम इंडिविजुअली क्या हैं, हमें किसी के दर्द का कोई एहसास नहीं, खुदा जानता है। मैं समझती हूँ कि ये जो मेरी एक ही बात पहले दिन भी थी और आज भी है कि हमने लोगों की करैक्टर बिल्डिंग नहीं की। अनफॉर्चुनेटली ना स्कूलों में सिखाया गया, ना हमें यहाँ बर्दाश्त का मादा तो है ही नहीं, और डिसिप्लिन भी हम में नहीं है। अब मैं खुद हुकूमत में हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप यकीन करें एक फ़ाइल को दूसरे दफ्तर तक पहुँचने में इतना लंबा अरसा लगता है जितनी देर में हम ये एक वीडियो वायरल करते हैं पूरी दुनिया में चली जाती है। तो अभी तक हम उस निज़ाम में ही फंसे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरी अपोजिशन से अपील है, और मैं समझती हूँ कि अगर अपोजिशन और हम मिल के बेहतरी की तरफ चलते तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि हम गलत किस्म की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इसमें बर्बादी भी मेरी प्यारी आवाम की होती है जिसके लिए हम रो रहे हैं कि जी आवाम की महंगाई, अगर ये मेरे साथ खड़े हो जाएँ, हमारे साथ असेंबली में आ जाएँ, हम बैठ के कोई लेजिस्लेशन करें तो मेरा ख्याल इसका तोड़ ज़्यादा अच्छा निकल सकेगा, बजाय इसके कि हम टॉक शोज़ पे या आम दुनिया मतलब बैठ के लोगों को कहें कि बड़ी महंगाई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए, लुक फॉरवर्ड करना चाहिए अपनी आवाम का, जिनसे उन्होंने कल हम सब ने मिलके वोट लेने हैं, उनके लिए कोई लेजिस्लेशन करें, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं जिससे हम उनको प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपोजिशन मिलाना पसंद नहीं करते, तो फिर वो कैसे बैठ सकते? नहीं, ये क्या बात हुई कि अपोजिशन में हाथ मिलाना नहीं पसंद करते? जब वो आते हैं, जब भी वो आए, जिस वक्त भी वो असेंबली में आए, आपने देखे इनके रवैये क्या हैं। इनके रवैये जो हैं वो उनमें लचक है ही नहीं। वो बात जो है, मैं आपको वही बात कही ना कि कोरोना में हमें ज़रूरत थी कि अपोजिशन हमारे साथ खड़ी होती, उस वक्त ये लोग कहाँ थे?
کہ کوئی ایک جگہ پہ آپ تو میڈیا میں ہیں، مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں انہوں نے باہر نکل کے کوئی فنڈز دیے ہوں، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، یا اپنے علاقوں میں اپنی کانسٹیچوئنسیز کو کہا ہو کہ آپ حکمران اس چیز پہ یا حکومت کے نمائندے پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کو کیٹر کریں گے. کوئی ایسا نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کو بہت ہوشیار ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری ابھی لیڈر بنی پھرتی ہیں مریم نواز، جنہوں نے ایک کسی میرا خیال ہے گلی کا کبھی وزٹ نہیں کیا سوائے وہ لینڈ کروزر جو ہے اس کے اندر ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو بھاشن دیے جاتی ہیں. تو یہ اس طرح سے عوام کو ہم نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے. اس کے لیے ہمیں عملی کاموں کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین کو خود نکلنا چاہیے باہر. ہم دیکھیں منڈیوں کے اندر لسٹیں لگی ہیں نہیں لگی ہر بندے کو. اور پھر وہ میں آپ کی بات بالکل سمجھتی ہوں کہ سسٹم کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ لسٹیں بھی ہیں وہ بھی لیٹ آتی ہیں، 12-1 بجے تک آتی ہیں. لوگ جو جہاں پہنچنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، دیکھیں ہم سب وہی تو لوگ ہیں. میں ایک جگہ پہ میں ہوں گی، ایک جگہ پہ آپ ہوں گے، تو ہم لوگوں کے اندر وہ نظم و ضبط نہیں ہے، وہ ڈسپلن نہیں ہے. لیکن یہ 3 سال میں نہ کہیں کہ 3 سال میں ہوا ہے. یہ پچھلے 70 سال سے پاکستان کا یہ حال تھا. لیکن انفارچونیٹلی میری اپوزیشن نے بھی سبق نہیں سیکھا. اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے تو میری جو عوام ہے جس کے لیے وہ رو رہے نا، ہم کچھ کر سکتے. اچھا میڈم، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو مافیا پہلے حکومتوں میں موجود رہا ہے، مشرف کے ساتھ تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا گیا، نواز شریف کے ساتھ چلا گیا، ابھی وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہے. پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ نہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تبدیلی کیسے آئے گی؟ دیکھیں ہر دور میں یہ جو مافیاز ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں بالکل ایگری کرتی ہوں. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی حکومت نے جب نعرہ لیا آج سے 23-24 سال پہلے، تو لوگ ینگ لوگ اور لوگ نئے نکلے. میں خود آپ کے سامنے کھڑی ہوں. میں ایک نئی پی ٹی آئی میں آنے والی خاتون ہوں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے گراس روٹ لیول سے اوپر آ کے کام کیا. دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں بدلیں گی. ابھی تک تو وہی بات ہے نا، الیکٹیبلز کو بہت زیادہ سوچا جاتا ہے کہ یہ الیکٹیبل ہے، ان کا پیچھے نہیں دیکھا جاتا. یہ انفارچونیٹ ہے. اس میں ہمیں بدلنا چاہیے سسٹم کو، ہمیں نئے لوگوں کو لانا چاہیے. اور ایک بات، اب جیسے بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں پہ ذمہ داری ہے، میری عوام پہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے جب اپنا لیڈر الیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے ان کو ایک اس کا اسکیچ بنانا چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، اس کے اندر لوگوں سوشلائزنگ کی ایک عادت ہو، وہ لوگوں سے ملے جلے، اس کا اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم دیکھیں گے اور ان کا ایک کرائٹیریا بنائیں گے، اور اس کے بعد میری عوام جو ہے وہ اس کو اس سانچے میں دیکھنے کے بعد ووٹ کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ جو آپ کو شکایت ہو رہی ہے الیکٹیبلز کی یا وہی پرانے لوگوں کی، تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کی ذمہ داری بھی عوام پہ ہے. عوام کو چاہیے کہ اپنا لیڈر سلیکٹ کرتے ہوئے، اپنی کانسٹیچوئنسی سے ایم پی اے ایم این اے سلیکٹ کرتے ہوئے، کونسلر سلیکٹ کرتے ہوئے، چیئرمین سلیکٹ کرتے ہوئے ہمیں بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کم از کم وہ پڑھا لکھا ہو اور اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، وہ اسلام کو جانتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. جو اس حوالے سے ناظرین بات کی جائے، یہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی میڈم فردوس رائے موجود تھی، جو بتا رہی تھی کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. ناظرین کوشش کی کہ تمام سٹیک ہولڈر کا موقف آپ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سی یو نیکسٹ ٹائم. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے، مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.